Hello bankers, welcome back to Sure Increment. Today we'll start chapter 14th of module B, Money Supply and Inflation. Friends, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, make sure you subscribe our channel. And if you want study material regarding JIB, you should visit our Telegram channel, Sure Increment JIB. Also, we are offering JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ यू मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 एक्शन। मनी उसको कहते हैं जो फॉलोइंग 4 एक्शंस को परफॉर्म करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि मनी क्या क्या जो है फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Individual goods and services and other physical assets are priced in terms of money and are exchanged using money. ये जो इंडिविजुअल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और फिजिकल एसेट हैं, इन्हें क्या है प्राइस दिया जाता है एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, गुड के लिए, फिजिकल एसेट के लिए। और वो प्राइस किसके टर्म में हमें बताया जाता है? मनी के टर्म्स में। और इन्हीं गुड्स, सर्विसेज या फिजिकल एसेट को हम मनी से एक्सचेंज करके, या तो फिजिकल एसेट है, इंडिविजुअल गुड्स है और सर्विसेज हैं, ये मनी देकर हम एंटाइटल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सर्विसेज। सेकेंड, अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज़ यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब मनी का सेकंड फंक्शन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू को दर्शाती है कि एक गुड्स एंड सर्विसेज कितने अमाउंट में या कितने प्राइस में आप अवेल कर सकते हो। थर्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। मनी कैन बी हेल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट्स। अब मनी को आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। मनी को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपने पास रख सकते हैं और उससे जो इंटरेस्ट आएगा, मनी ग्रो करेगी इंटरेस्ट के साथ, उससे आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर पेमेंट्स को पे कर सकते हैं। तो मनी को स्टोर कर सकते हैं ओवर टाइम ताकि वो फ्यूचर पेमेंट्स में काम आए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मनी इज़ यूज्ड एज एन एग्रीड मेजर फॉर फ्यूचर रिसीट्स एंड पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? डेफर्ड पेमेंट्स ऐसी होती हैं कि मानिए कि आपके और आपके लेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि आप जो पेमेंट है वो एक लेटर डेट पे करेंगे, बाद में करेंगे, उसको हम डेफर्ड पेमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब मनी क्या है? फ्यूचर में कोई मनी अगर हमें पे करनी है तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। सो आई होप आपको जो ये फंक्शंस हैं कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम है एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स है। So let us read money supply. Money supply refers to the stock of money available in the economy at a given point of time. Money supply से आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमी में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक है मनी का, उसे हम मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। मनी सप्लाई डेटा आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। अब जो ये मनी सप्लाई का डेटा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और पब्लिश किया जाता है फोर्टनाइटली बेसिस, मतलब 15 दिनों में एक बार इसकी एक रिपोर्ट आती है किसकी? मनी सप्लाई की। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सेल शीट गिविंग स्टेटमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड ऑल्सो कंपेरेटिव फिगर ऑफ प्रीवियस पीरियड मनी सप्लाई अफेक्ट्स प्राइस लेवल, एक्सचेंज रेट्स एंड बिजनेस साइकिल इन द इकोनॉमी। अब ये क्या होती है? जो मनी सप्लाई का जो डेटा है RBI देता है, ये एक्सेल शीट के फॉर्म में देता है। अब मनी सप्लाई से क्या कुछ अफेक्ट होता है? प्राइस लेवल इफेक्ट होते हैं, एक्सचेंज रेट इफेक्ट होते हैं और बिजनेस साइकिल भी इफेक्ट्स होती हैं। किसके कारण? मनी सप्लाई के कारण। इट में ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ GDP। मनी सप्लाई के कारण जो GDP की ग्रोथ है या GDP है वो भी अफेक्ट होती है। ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे।
तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो मार्केट में मनी सप्लाई कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ मनी सप्लाई, द 4 मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई विच आर यूज इन इंडिया आर एज फॉलोज। सो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। ये M1, M2, M3, M4, M0 इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, या फिर इससे केस स्टडी भी आ सकती है। सो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट इज नैरो मनी M1, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर। अब M1 में क्या होता है, पहले तो M1 को क्या कहते हैं, हम नैरो मनी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, जो पब्लिक के पास करेंसी है वो आती है, प्लस बैंकिंग सिस्टम के पास डिमांड डिपॉजिट है वो M1 के अंदर आता है, और जो अदर डिपॉजिट है RBI के पास वो M1 के अंदर आते हैं। 3 चीज़ें आती हैं M1 में। एक आता है करेंसी विद द पब्लिक, सेकंड आता है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, एंड थर्ड आता है अदर डिपॉजिट विद द RBI। ये सब आता है किसमें, नैरो मनी में। सेकंड क्या है, M2 में क्या है, M1 आता है, M1 जो है नैरो मनी आता है। इसके अंदर और क्या आ जाता है M2 में, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नैरो मनी में अगर हम सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स को ऐड कर दें तो वो M2 बन जाता है। नेक्स्ट इज ब्रॉड मनी विच इज़ M3। जब नैरो मनी के अंदर हम टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम के पास टाइम डिपॉजिट्स हैं उसे हम नैरो मनी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ब्रॉड मनी आ जाती है। नेक्स्ट इज M4। जब हम ब्रॉड मनी के अंदर ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ब्रॉड मनी के अंदर जब सारा डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का है उसे जोड़ दिया जाए तो वो M4 बन जाता है। बट जो सारा डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स का उसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए। इसको छोड़ के जो भी सारा डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का उसे हम ब्रॉड मनी में ऐड कर दें तो वो M4 बन जाता है। नेक्स्ट इज रिजर्व मनी विच इज़ M0। रिजर्व मनी क्या होती है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद द RBI। रिजर्व मनी में क्या कहता है, जो करेंसी है जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है वो, और उसमें क्या एडअप किया जाता है कि जो बैंकर्स का डिपॉजिट है, बैंक का जो डिपॉजिट है RBI के पास सेकेंडली ये, और जो अदर डिपॉजिट है RBI के पास, इन तीनों को मिला के रिजर्व मनी बन जाती है। तो आई होप आपको नैरो मनी समझ आया होगा, ब्रॉड मनी समझ आया होगा और रिजर्व मनी समझ आया होगा, कैसे कैसे ये एडअप होके कौन सी मनी बनती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। करेंसी विद द पब्लिक इज करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाय बैंक। जो करेंसी है पब्लिक के पास, जो हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी होती है, करेंसी विद द पब्लिक का मतलब है जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसमें से जो बैंक्स के पास मनी है उसको माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा करेंसी विद द पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड ऑल लाइबिलिटीज विच आर पेएबल ऑन डिमांड and they include current deposits, demand liabilities, portion of saving bank deposits, margin held against letter of credit guarantees, balances in overdue fixed deposit, cash certificate। अब डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है यहाँ पे देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट में सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, जब पब्लिक डिमांड करती है उन्हें पे करना पड़ता है, वो बैंक्स के लिए लाइबिलिटी होता है। तो डिमांड डिपॉजिट में सभी लाइबिलिटीज़ आती हैं, और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर करंट डिपॉजिट इंक्लूड होती हैं किसमें, डिमांड डिपॉजिट्स में। सेकेंडली डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट इसमें इंक्लूड होता है। जो भी मार्जिन रखा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटीज़ के लिए वो इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स में आता है। बैलेंसेस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट, जो भी ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट में बैलेंस है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। एंड फर्दर जो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं या और भी इसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं। सो आई होप आपको करेंसी विद पब्लिक समझ आया होगा। करेंसी विद पब्लिक क्या होती है, जो करेंसी होती है सर्कुलेशन में उसमें से जो भी करेंसी, जो भी मनी है बैंक के द्वारा हेल्ड की जाती है उसको अगर हम सर्कुलेशन में से निकाल दें तो वो करेंसी विद द पब्लिक बन जाती है। नेक्स्ट जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट में सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, और फर्दर क्या क्या आता है हमने इसमें पढ़ा था। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट आर दोज विच आर पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट तो वो थे जो पेएबल ऑन डिमांड होते हैं। टाइम डिपॉजिट में क्या आता है, जो पेएबल ऑन डिमांड नहीं होते हैं। इसको छोड़ के डिमांड डिपॉजिट्स में जो भी डिपॉजिट आते थे जो पेएबल ऑन डिमांड थे, उसके अलावा
टाइम डिपॉजिट्स में लाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम लायबिलिटी पोर्शन होते हैं किसका, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स का। सो आई होप आपको डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स का अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या लाई करता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज वर्सेस कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के सोर्स क्या हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मनी सप्लाई इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट अप्रोच। मनी सप्लाई कैसे डिराइव की जाती है, बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग ये मनी सप्लाई डिराइव की जाती है। इट फॉलोज फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई एंड द रेस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अब ये कहाँ से आती है, ये बैलेंस शीट किसके से आती है, आरबीआई से आती है और बाकी बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट से इसको उठाते हैं। The components of money supply are drawn from the liability side of balance sheet of the banking sector। अब जो components हैं वो कहाँ से आते हैं, वो क्या है, लाइबिलिटी साइड से आते हैं, कहाँ की, बैलेंस शीट से बैंकिंग सेक्टर के। बैंकिंग सेक्टर कौन सा, आरबीआई और बैंक्स की जो बैलेंस शीट होती है उसके लाइबिलिटी साइड से क्या आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं। एंड द वेरियस यूजेस ऑफ द फंड्स एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसेट साइड कॉन्स्टिट्यूट द सोर्सेज ऑफ M3। जो कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के वो लाइबिलिटी साइड से आते हैं एंड जो सोर्सेज हैं मनी सप्लाई के वो एसेट साइड से आते हैं। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मनी मल्टीप्लायर। द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई वाज प्रोनाउंस्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना श्वार्ट्ज इन 1963। जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था मनी सप्लाई में वो सबसे पहले किसने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था और एना श्वार्ट्ज ने दिया था, कब, 1963 में। मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच द बेस मनी या फिर रिजर्व मनी जो है M0 क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक मल्टीप्लाइज इन द बैंकिंग सिस्टम टू द स्टॉक ऑफ ब्रॉड मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इसके मनी मल्टीप्लायर से हम क्या समझते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेस मनी होती है, रिजर्व मनी है M0, जो बेस मनी है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है वो कैसे मल्टीप्लाई होकर ब्रॉड मनी में कन्वर्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर हम देखें तो उसे हम मनी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, मनी मल्टीप्लायर कह सकते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर। 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं मनी मल्टीप्लायर के, लेट अस सी कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, सेकेंड इज रिक्वायर्ड रिजर्व्स टू द टोटल डिपॉजिट्स एंड थर्ड इज excess reserve maintained by banks with the central bank as percentage of total deposit liabilities। ये क्या है, 3 इंपॉर्टेंट की डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, मनी मल्टीप्लायर के। अभी इस टॉपिक में आपको क्या है, मेन ये समझना है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कि जब बेस मनी है जो एक सेंट्रल बैंक बेस मनी को कैसे मल्टीप्लाई करके ब्रॉड मनी में कन्वर्ट करता है उसे हम मनी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, द मनी मल्टीप्लायर इज़ द लिंक बिटवीन ब्रॉड मनी एंड द रिजर्व मनी। M0 और M3 में क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन होता है उसे हम मनी मल्टीप्लायर के नाम से समझते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर कुड बी ड्राइव्ड है, जब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, जब ब्रॉड मनी को रिजर्व मनी से डिवाइड कर दें, M3 को M0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मनी मल्टीप्लायर बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये ब्रॉड मनी को जब हम रिजर्व मनी से डिवाइड कर देते हैं M3 बाय M0, ये होता है मनी मल्टीप्लायर। कीप दिस इन माइंड, M3 बाय M0। कोई क्वेश्चन अगर आता है, पहले आपको M3 पता होना चाहिए, M3 में क्या क्या लाई करता है और M0 में क्या क्या लाई करता है, और आपसे फिर मनी मल्टीप्लायर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ मनी। The velocity of money is the frequency with which 1 unit of currency is used on domestically produced goods and services in a specific period of time. In other words, it is the number of times a money is spent to purchase goods and services in a unit of time। या दूसरे शब्दों में हम कहा जाए velocity of money क्या होती है, एक पर्टिकुलर मनी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कितनी बार यूज होती है एक यूनिट ऑफ टाइम में, उसे हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी दोबारा पढ़ते हैं, क्या होता है, जब एक यूनिट ऑफ करेंसी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए डोमेस्टिकली यूज़ की जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। द रेशो बिटवीन नॉमिनल GDP एंड मनी सप्लाई इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। अब वेलोसिटी ऑफ मनी का भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि नॉमिनल GDP जो है
उसको जब डिवाइड करेंगे हम किससे, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे मनी सप्लाई से, तो वो क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ मनी आ जाता है। दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसके अंदर, क्या है, m3/m0 है, वो मनी मल्टीप्लायर है, और वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, नॉमिनल जीडीपी को जब हम मनी सप्लाई से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेलोसिटी ऑफ मनी बन जाता है। Velocity is the link between broad money and nominal GDP and is derived as nominal GDP divided by broad money. Velocity it will be equals to normal GDP divided by broad money. अब broad money क्या था, M3 था, यहाँ हम देख सकते हैं जो ब्रॉड मनी था M3 था। ब्रॉड मनी में क्या क्या आता है, M1 नैरो मनी आता है, और उसके अंदर टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम जो है ऐड कर दें हम नैरो मनी में तो वो ब्रॉड मनी बन जाता है। आई होप आपको वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूला ध्यान रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया है तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।